सुनो, देखो ध्यान से देखो, क्लास नंबर 37, ध्यान से सुनना, सारा डाटा सुनूंगा, आज नदियाँ खत्म हो जाएगी। आज के बाद नदियों की दुनिया समाप्त। लेकिन इसके बाद हम मेंस के एक दिन कल और क्लास लेंगे और मेंस के बहुत बड़े बड़े टॉपिक डिस्कस करेंगे। समझने की बात है। जहाँ तक मेंस के सवाल आए हुए उस समय स्किप नहीं कर सकते, जो नदियों से संबंधित होगा ना उस समय का पढ़ाए जाएंगे। समझना ये बात है। यानी जो कॉपी में डाटा मौजूद है ना दुनिया में, तुम उसके अलावा कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जब भी तुम पेपर लिखोगे, आंसर राइटिंग करोगे, लिखोगे, उसको पढ़कर जितना भी कहीं का टेस्ट लगा देना सारा लिख दोगे। इसके बाद जो पढ़ाऊंगा कल क्लास में, समझ आई बात है। छुट्टी ठीक, छुट्टी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट की तैयारी कर लेना। सुन लो, 37 होगी तो नदी तंत्र पढ़ रहे थे हम। नदी तंत्र मतलब नदी, भारत की नदियाँ पढ़ रहे थे। तो भारत की नदियाँ ना दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो वे हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीप भारतीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। और हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिया, जिसमें 3 भागों में बांटा गया, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ठीक ठाक तरीके से अध्ययन कर लिया। एक यूपीएससी के छात्र को इतनी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या करा हमने? उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रायद्वीप भारतीय पठार की नदियाँ, प्रायद्वीप भारतीय पठार की नदी को 2 भागों में बांट लिया। एक तो ऐसी नदियाँ थी जो पूर्व की तरफ जा रही थी, अब ऐसी नदियाँ पड़ेंगी जो पश्चिम की तरफ जा रही। लेकिन 2 नदियाँ बच चुकी थी जो पूर्व की तरफ जा रही थी। 2 नदियाँ राष्ट्र में जाते बच चुकी थी जो पूर्व की तरफ जा रही थी, इधर दक्षिण भारत को। समझ नहीं बात है। उन 2 नदियों को डाटा यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक तो वेगई नदी थी, एक ताम्रपर्णी नदी थी। इनके बारे में मैंने पिछली क्लासों में बहुत ठीक ठाक तरीके से बता रखा था। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं बताया हो। एक तो वेगई नदी है, एक ताम्रपर्णी नदी है। तो ये वे नदियाँ जो पूर्व की तरफ जा रही थी। तो मैंने आज हेडिंग यही बना रखी, देखो, पूर्व की तरफ तथा पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। आज हम ये पढ़ने वाले मुख्य रूप से आज हमारा ये टॉपिक है पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ। इसलिए लिखा टॉपिक क्योंकि इसमें 2 नदियाँ लास्ट वाली क्लास में बच चुकी थी जो पूर्व की तरफ बह रही थी, पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही थी। एक तो वेगई नदी थी और दूसरा था हमारा ताम्रपर्णी नदी। और वेगई नदी के बारे में 2 ही फैक्ट याद रखने। नंबर फर्स्ट, ये ना तमिलनाडु के अंदर था, वर्षनाड झील पहाड़ी से निकलती है। एक तो याद रखना, वर्षनाड पहाड़ी तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। समझ में आया बात? या दूसरे नंबर पर प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी बहुत सुंदर है, बहुत लोग जाते हैं। पूरे उत्तर भारत के अधिकांश लोग यहाँ जाते हैं मीनाक्षी मंदिर। ये मीनाक्षी मंदिर ना इस वेगई नदी के किनारे स्थित है। 2 ही बात याद रखनी। समझ आई बात? या क्योंकि इनका नाम देकर कभी पूछा जा सकता है ये मंदिर कहाँ से, कौन से नदी किनारे स्थित है। बहुत फेमस स्थल है हिंदू धर्म का मीनाक्षी मंदिर। समझ में आया बात? या पूरे उत्तर भारत के लोग यात्रा करने ही पहुंचते हैं मीनाक्षी मंदिर पर। टाइम लगा के फोटो जरूर देखना मीनाक्षी मंदिर का। उसके बाद ताम्रपर्णी नदी, इसका उद्गम कहाँ से होगा? केरल है। केरल के अंदर अगस्त्यमलाई है, अगस्त्यमलाई की पहाड़ी पढ़ाई थी। उसके बाद भारत की सबसे दक्षिणी नदी ताम्रपर्णी नदी, इसके नीचे कोई नदी नहीं है भारत में। समझ, भारत की सबसे दक्षिणी नदी आई है, भारत की सबसे दक्षिणी नदी। दूसरा, इसी नदी पर ना पापनासम परियोजना बनाई गई तमिलनाडु के अंदर। हो सकता है इस परियोजना का नाम पूछ लो, कौन सी नदी पर? पापनासम परियोजना ताम्रपर्णी नदी पर। ताम्रपर्णी नदी पूरे दक्षिण भारतीय सबसे, पूरे भारत की सबसे दक्षिणी नदी। इसके बाद कोई नदी नहीं है। उद्गम कहाँ तो? केरल के अंदर अगस्त्यमलाई की पहाड़ी से हो। 2 ही चीज याद रखनी, उद्गम कहाँ से होगा? केरल के अंदर अगस्त्यमलाई की पहाड़ी से। दूसरी चीज याद रखनी, यह दक्षिण भारत पूरे भारत की सबसे दक्षिणी नदी ताम्रपर्णी नदी। बोलोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? उसका इस पर जो परियोजना बनाएगी उसका नाम है पापनासम परियोजना। परियोजना जानते हो? जहाँ पानी रोक लिया, बिजली बनाने का काम चल रहा था। उसके बाद तमिलनाडु, तो पापनासम परियोजना कहाँ से? तमिलनाडु के अंदर। ये पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ समाप्त हुई। अब हम पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में पढ़ते हैं कि पश्चिम की तरफ कौन कौन सी नदियाँ बहती है। मैं भारत का पूरा नक्शा नहीं बना पाया जानबूझकर, उसे बनाना भी फिजूल था। मैंने जानबूझकर इतना समझ बनाया जिसमें प्रायद्वीप भारत के पठार के अंदर वे नदियाँ मौजूद हो जो दक्षिण की तरफ बहती, अरब सागर की खाड़ी तरफ बैठती हो। यहाँ अरब सागर की खाड़ी पड़ती है, अरब सागर। यहाँ जो पड़ते हैं बंगाली की खाड़ी, ये अरब सागर की खाड़ी, ये बंगाली की खाड़ी पड़ती है। अरब सागर की खाड़ी में जो अपना नदी अपने जल गिराती है वे सारी आज मैंने मैप पर दर्शाई। एक एक करके मैं तमीज से बताऊंगा, होश में कर देगा तमीज से, ध्यान से। ठीक, कहाँ कहाँ कौन सी पहाड़ी मौजूद है और कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती होगी। जितनी गहराई तरीके से मैं तुम्हें समझाऊंगा इतना किताब में भी नहीं लिखा हुआ। समझ में आया बात? या कुछ मेरा घूमने का, कुछ मेरा पढ़ने का, कुछ अनुभव के साथ जुड़ता चला जा। समझ में आया? क्वेश्चन देखता रहता हूँ मैं। समझ में आया बात? या तो उसे देखने के बाद ना क्वेश्चन एक नहीं बच सकता कभी भी। समझ आई बात है? भूगोल लास्ट बस ये, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, ना कुछ भी नहीं पढ़ना। 5 बार वीडियो रिवीजन करनी है। कितनी बार? 5 बार वीडियो रिवीजन कर लो। ये समझो लास्ट तक सवाल करोगे, जब तक भी तुम नौकरी करनी होगी तुम, जब तक सवाल करोगे बैठे बैठे। बस 5 बार रिवीजन कर लेना। ऐसे ही करना इकोनॉमिक्स का, ऐसे ही करना इन्वायरमेंट का। समझ में आया बात? या सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा तुम्हें पढ़ा दी जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ाना कि मैं सब पढ़ा दूंगा सब। और आंसर राइटिंग सही तो करवा दूंगा। एक सवाल कर लोगे पीछे का भी। समझ में आया बात? या पढ़ने के बाद सवाल लगाओ सीधा, डरना नहीं सवाल हो तो सीधा। मेंस का सीधा, मेंस के बच के भागना, सीधा मेंस के जाओ सवाल, मेंस के सवाल पे जाओ। ठीक, तो सब समझा दिया जाएगा। सुन लो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, ये हमारा अरावली पर्वत रहा,
इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका। ये अरावली पर्वत है, राजस्थान के अंदर फैला हुआ। आया समझ? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बताओ चलो। गुरु शिखर कहाँ पड़े? राजस्थान। राजस्थान के कौन से जिले में? चलो कोई बात नहीं, रहने दो। अच्छा ये बताओ, इसका अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर में कहाँ तक? दिल्ली के मजनू टीला तक। आया समझ? ठीक, रायसीना हिल्स तक, हाँ रायसीना हिल्स तक है, नहीं है? ठीक, आगे चलो। अच्छा ये बताओ कि जो अरावली पर्वत है, क्या है? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के पास तो दो नदियां निकलती है, दो नदियां अरावली पर्वत के पास तो, जो इसमें अरब सागर की खाड़ी बनने चली आती है। अरब सागर, इधर सारा अरब सागर ही हो, क्योंकि नाम भी पूछा था। यहाँ से निकल के आई देखो इस स्थान से, इसका नाम है लूनी नदी, लूनी। और यहाँ ना गुजरात का कच्छ, ये इतना हिस्सा गुजरात का है, गुजरात का कच्छ। कच्छ पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला। आया समझ? कच्छ पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला। ठीक, जो क्षेत्रफल के मामले में, समझ गए? तो यहाँ सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। तो ये लूनी नदी ना यहाँ कच्छ में जाकर समाप्त हो जाती है। कच्छ खाड़ी एक प्रकार की दलदली इलाका, उसमें दलदली इलाके में समाप्त हो जाती है। और यहाँ अरब सागर, इसका जल ना यहाँ धीरे धीरे अरब सागर की खाड़ी में चला जाता है, ये लूनी नदी। इसके बारे में तमीज से बात करेंगे ठीक ठाक तरीके, तो डोंट वरी। एक एक नदी पकड़ेंगे, सब परिवार में बात करेंगे। यही माही नदी, यहाँ माही नदी, माही यह ना मध्य प्रदेश के अंदर से निकलती है, विंध्याचल की पहाड़ियों पर से निकलती है, मध्य प्रदेश के अंदर से। ऐसे महिज नाम की झील यहीं से मौजूद है, उससे निकलती है और ऐसे चलती है। यहाँ तक हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती, नहीं गुजरती कर्क रेखा। वो जो कर्क रेखा ना, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, याद रखना बात। यार कई परीक्षाओं पर प्रश्न पूछा हुआ, ऐसी नदी का नाम बताओ जो कर्क रेखा को 2, भारत की नदी हो और अरब सागर की खाड़ी में अपना जल गिराती हो, भारत कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती हो। 2 बार को, एक बार तो ऐसे काट देगी, फिर नीचे आगे फिर काटेगी से, ऐसा समझ। फिर यहाँ गुजरात के अंदर ना खंबात की खाड़ी के पास, जहाँ अंकेश्वर पड़, जहाँ तो पेट्रोल भी निकल रहा है बड़ी मात्रा में, तो इन समझो उसके पास अपना जल गिरा देती है ये माही नदी। उसके बाद नीचे चलो, ये देखो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये जो बनाया गया ना इस तरह करके जो बनाया गया, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी। और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ठीक बीचों बीच एक नदी बहेगी जो ना अमरकंटक चोटी से निकलेगी। अमरकंटक चोटी से निकलेगी मध्य प्रदेश के अंदर तक, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश, अमरकंटक के अंदर से निकलेगी। अमरकंटक से लगभग 1312 किलोमीटर लंबाई है इसकी, नर्मदा की। पूरे दक्षिण भारत की अरब सागर की तरफ जाने वाली सबसे लंबी नदी। दोबारा फिर सुन लेना, पूरे दक्षिण भारत की अरब सागर की तरफ जाने वाली सबसे लंबी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी नहीं है ना, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी 1465 किलोमीटर। उसके बाद 1401 की है कृष्णा, 1401 किलोमीटर। समझ में आया बात यार। लेकिन यह 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी, अगर पूरे भारत की ओवरऑल बात करी जाए, भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी ना, जो 5वें नंबर की सबसे बड़ी नर्मदा नदी। अगर पूछा जा दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बताओ जो अरब की सागर की खाड़ी में अपना जल गिराती हो, तो उसका नाम नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी देखो कितनी बड़ी, तुम मैप के अंदर भी दिखाई दे रहा होगा ना। तो यह नदी बड़ी है इतनी, ना इतनी बड़ी है, ना इतनी बड़ी ताप्ती है। इसमें सबसे लंबी तुम्हें यह दिखाई दे रही। मेरे द्वारा मैप इसी तरह डिजाइन किया गया कि उसके अंदर ना नर्मदा को बहुत बड़ा करके बनाया गया, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, जिसका विस्तार 3 राज्यों में फैला हुआ। 3 राज्यों में फैला हुआ इसका विस्तार। एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। और मध्य प्रदेश के अंदर इसकी लंबाई सर्वाधिक मात्रा में ज्यादा, सबसे ज्यादा लंबाई इसकी मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। आया समझ में? लगभग 1117 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है। यानी नर्मदा नदी का विस्तार सबसे ज्यादा पता कहाँ? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा, नर्मदा के डायरेक्ट उत्तर में ना ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पिछली क्लासों में तमीज से पढ़ाया है। ये पहाड़ पूरा का पूरा, साइड में नीचे भी पहाड़ है, यहाँ नीचे, यहाँ इसे सतपुड़ा पर्वत या सतपुड़ा की पहाड़ियाँ बोलते हैं, जो ब्लैक कलर की बनाई गई ना, ये ब्लैक कलर की बनाई सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में तो ऐसा नदी होकर बहती है। निजा नदी ने बिल्कुल भ्रंश घाटी में ऐसे बहती है, भ्रंश घाटी में गहरे भाग में बहती है नर्मदा नदी। 1300 किलोमीटर के आसपास, 1312 लिखा हुआ नहीं, 1312 किलोमीटर के आसपास लंबाई, 3 राज्यों में फैली हुई है। कितने राज्यों में? ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दोबारा कर दिखाओ। 3 राज्यों में फैली हुई, दोबारा दिखाओ। 3 ऐसा कौन? दोबारा करो। इतना सुंदर नहीं लग रहा मैं, समझ गया ना? बात समझ में आई? इतना ही नहीं, इस नर्मदा नदी को ना गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, जीवन रेखा, जीवनदायिनी, ऐसे नाम फेमस है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर जाती है। अच्छा, तुमने उसका नाम सुना, नर्मदा बचाओ आंदोलन? उसके बारे में मेघा पाटेकर के बारे में बात करेंगे। अभी आमिर खान भी इसमें जुड़ा हुआ था।
सत्यमय में जैसे जैसे प्रोग्राम जब चलाए जा रहे थे उससे अमीर खान के द्वारा मेगा पार्टनर के साथ मिलकर उन्होंने जबरदस्त मात्रा में आंदोलन चलाया था। अभी चलो बात करेंगे उसकी, घबराओ मत, अभी सभी नदी बारे में तभी से बताऊंगा। अभी तो छोटा छोटा फैक्ट बता रहा हूँ, अभी तो लोकेशन दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ कौन सी। अमेरकंटक की पहाड़ियों से निकलने वाली ये नदी इधर की तरफ चली जाती है, समझ में आ बात है। उसके बाद इसके नीचे ना, यहाँ ये मध्य प्रदेश और गुजरात महाराष्ट्र के अंदर ताप्ती नदी, जिससे तापी नदी के नाम से जानते हैं। अमेरिका के अंदर थाईलैंड के अंदर भी एक नदी तापी नदी, उसी के नाम पे इसका नाम तापी नदी पड़ा हुआ आया, समझ। और तापी पता कौन हो? तापी ना जो सूर्य हो ना, सूर्य कौन हो? सूर्य की जो पत्नी उसका नाम था छाया, उसकी पुत्री का नाम है ताप्ती, आया समझ। और सनी की बहन है रहने दो, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। तो बात वही होगा, उसकी लड़की नहीं होगी। चुप हो जाओ। अच्छा, या ताप्ती नदी, और ताप्ती नदी भी ऐसी ही है। ताप्ती नदी जैसे चलती है, ताप्ती नदी को ना नर्मदा नदी की जुड़वा बहन कहते हैं। ताप्ती नदी को ना नर्मदा नदी की जुड़वा बहिन कही जाती है, बहिन। या ना नीचे सतमाला पहाड़ियां पड़ती है, सतमाला पहाड़ियां, और यहाँ ना ये महादेव की पहाड़ियों के पास था बैतूल नामक स्थान से मध्य प्रदेश के अंदर से निकलकर, और ये नदी ऐसे चलती है। ये भी रिफ्ट वैली में बहती है, भरंस घाटी में बहती है, दोनों की दोनों नदियां भरंस घाटी में बहती है। और यहाँ भरूच के पास अपना यह नदी ना लगभग 30 किलोमीटर पहले ऐसे पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है, और यह जो नर्मदा बता रहा हूँ मैं, ऐसे पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है और अपना जल गिराती है 30 किलोमीटर के आसपास। अभी मत लिखना कुछ भी, अभी मैं बताऊंगा क्रम वाइज एक एक नदी के बारे में, तभी से बताऊंगा, डोंट वरी। अभी तो मोटे मोटे तरीके कच्चा खाका समझा रहा हूँ तुम्हें। उसके बाद थोड़ा नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो। अच्छा, ये नर्मदा के पास नेपानगर पड़ता, नर्मदा के किनारे नेपानगर पड़ता। नेपानगर की खास बात, यहाँ ये अखबार उद्योग के लिए फेमस है। भारत आधे भारत में अखबार यहीं थे बना, अखबार पैदा करने की फैक्ट्री है, छपाई यहीं थे। यो अखबार उद्योग के लिए प्रसिद्ध नेपानगर, और नेपानगर इसी किनारे बसा हुआ, समझ में ही बात है। उसके ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ। एक और शहर है सूरत शहर, सूरत। मेरी कोशिश से सूरत बदलनी चाहिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, समझ में आई बात है। साड़ियाँ मिलती हैं, अच्छा चले जाना, यहीं से जाना। हाँ, इस पे एक बांध बनाया गया, बहुत अच्छा बांध है, उसका नाम उकाई बांध या काकरा पार बांध। ये बांध जरूर पूछे जाते हैं, उकाई बांध इससे बनाएगा ताप्ती नदी पे, उकाई बांध, काकरा पार बांध, लड़ाई रहती है इसलिए लेकर बांध को बना बांध। ये ताप्ती नदी पर स्थित है, उकाई बांध और काकरा पार बांध। ये कच्चा खाका है, कच्चा खाका तो पक्का क्या खाका है, पक्का खाका क्यों बता रहे, कच्चा खाका का। नीचे आ जाओ, और जो ना, और जानो, ये पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिमी घाट पर्वत, वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है। और उसके पास में गोवा के अंदर से 2 नदियां निकलती है, एक मांडवी, एक जुआरी नदी। ये गोवा की नदी, हाँ, मांडवी और जुआरी। और उसके बाद कर्नाटक के अंदर से एक नदी निकलती है, शरावती नदी। पेरियार नदी निकलती है केरल के अंदर से। इनके बारे में थोड़ा तमीज से जानेंगे, डोंट वरी, बात समझ। ऐसा करके ना हमारी सारी नदियां समाप्त हो जाएगी, दक्षिण भारत की नदियां, दक्षिण भारत की तरफ और अरब सागर की खाड़ी में जल गिराने वाली सारी नदियां समाप्त हो जाएगी, समझ नहीं बात है। तो एक एक करके मैं एक एक नदी को उठा रहा हूं। जैसे मैंने पहले नंबर पर उठाने जा रहा हूं मैं नर्मदा नदी को, नर्मदा, और उसके सारे फैक्ट खोल लूंगा, सारा का सारा डाटा, एक एक चीज तुम्हारे याद भी करवाऊंगा। पहली खास बात, नर्मदा के लिए क्या चीज फेमस है? नर्मदा, पहले बताओ नर्मदा कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के अंदर से, अमरकंटक चोटी से, आया समझ। अमरकंटक चोटी के पास था, अनूपपुर जिले से, अनूपपुर जिला, हाँ, अनूपपुर जिले का नाम है, याद रखना बात है। बहुत सुंदर ठीक ठाक जगह, समतल भाग पूरा पूरा, पहाड़ी जितना पहाड़ी एरिया भाग नहीं है। अनूपपुर जिले के अंदर अमरकंटक चोटी के पास से निकलती है, और वहाँ की भी एक कुंड लोग पूजा करते हैं, उनसे निकल रहे हैं, मेन चीज वहीं से पूजा करते हैं। अमर, उसका नाम नर्मदा कुंड रख रखा है, उस स्थान का नाम। फोटो दिखाऊंगा, मेरी कोशिश है कि ये सूरत, देखो नर्मदा कुंड, कि हम जी नहीं पाए, जान लेगी तेरी मेरी दूरियां में तेरी हो गई। नर्मदा कुंड देखो कितनी पूजा पाठ करते हैं लोग इसकी। देखो ये और देखो नर्मदा उद्गम, ये नर्मदा कुंड है, यहाँ तो निकल लिया, मेन चीज है, यहीं से ही निकल रही है, हाँ इतनी सी है। और सारा पानी फिर धीरे धीरे चलना स्टार्ट हो जा। ये मेन स्थल है इसका, सारे में चारों तरफ पानी पानी है, यही मंदिर बना दिया इन्होंने, पूजा पाठ स्थल यही करते हैं सब यही बात है। अंदर से निकल रही बस नर्मदा कुंड। एक कुंड क्या हो, तालाब क्या हो, एक प्रकार जलो धरती के अंदर से निकल रही, बस क्या दिक्कत हो रही। ऐसा समझ में। लेकिन नर्मदा ये जो देवी बना बैठे हैं, अब देवी नहीं है नर्मदा, रियल हिस्ट्री बताऊँ इसकी।
तो 5 मिनट तो लग सुनी लो उसकी, मतलब इसकी कहानी सुनकर तुम्हारा दिल भरा होगा। लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लो कुछ यहाँ किवदंतियाँ, जैसे तुम माता बता रहे हैं ना, नर्मदा माता इनके लिए, लेकिन यहाँ कुछ किवदंतियाँ जानते हो? लोक कथाएं। अच्छा, लोक कथाएं जो वहाँ बैठ जाओगे लोगों के द्वारा सुनाई जाएगी, मनगढ़ंत कहानियाँ, लेकिन रियल स्टोरी। एक नर्मदा ना, एक जो नर्मदा, इसका दूसरा नाम रेवी भी है। रेवी इसे हम रेवा भी कहते थे। एक लड़की थी यार, रियलिटी बात बता रहा हूँ, हकीकत बात है यार। एक लड़की का नाम था रेवा, और यह एक राजा की लड़की थी। उसके बाप का नाम था, जो राजा था वहाँ का, इस पूरे एरिया का, समझ ये बात, उसका नाम था मैखल। इसके पिता का नाम था रेवा थी। रेवा कहते हैं किसी जमाने में बहुत सुंदर थी, समझ में आया बात यार। और इसे ना रेवा बहुत सुंदर थी, और उसके पिता ने एक ही शर्त रखी कि इस ना मेरी पुत्री के लिए जो गुलाब कमानी का फूल लेकर आगा, जो राजकुमारों की लाइन लगी हुई रेवा के लिए चारों तरफ, और रेवा ने किसी राजकुमार की तरफ नहीं देखा। जो इसके लिए गुलाब कमानी का फूल लेकर आगा ना, फूल हो खतरनाक फूल हो, वो मिलेगा अमरकंटक की पहाड़ियों पर। समझ नहीं बात यार, ठीक, अमरकंटक की पहाड़ियों पर मिलेगा। जो भी फूल लेकर आगा ना, ठीक, ये सुन लो, उसके साथ रेवा की शादी कर दी जाएगी। समझ में आया बात है? यह बात रेवा को नहीं पता उसके साथ क्या चल रहा, क्योंकि महिलाओं को इस तरह से उसने हुआ पहले थे, उसको कुछ नहीं है। ये थोड़ा ही है कि जब तक नहीं शादी करूँगी जब तक खुद नहीं दे करनी है। समझ में आया बात है? चुप हो जाओ। तो ये कहानी इस तरह थी कि जो रेवा थी ना, उसको कुछ नहीं दिखाया गया, कुछ भी। तो रेवा के पास ही ना एक उसकी दासी रहती थी, रेवा की। रेवा जी से हम कहते हैं, उसको नर्मदा कहते थे। लड़की का नाम था नर्मदा। नर्मदा के बारे में बड़े बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। आज सुन लो। अब जो उसकी जो दासी थी ना, उसका नाम था जूहिली उसका नाम था, जो उसकी दासी थी, साइड में रहा करती थी। अब जूहिली भी बहुत सुंदर थी, आया समझ में, जो उसकी दासी थी। लेकिन रेवा ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन जूहिली भी ठीक ठाक थी, लेकिन है थी उसकी दासी। पता क्या हुआ, अब जो रेवा थी उसने इसके साथ शर्त रखी। अब एक राजकुमार था, उसका नाम था सोनभद्र। सोनभद्र जिला पड़ा एमपी के अंदर, 4 सीमा हो जाएगा उसकी सीमा। उसकी जो सोनभद्र राजा था ना, सोनभद्र राजा, वो गुलाब कमानी का फूल लेकर इसके दरबार में लाकर पेश कर दिया और चला गया बिना शकल दिखाए। अब जो रेवा थी, अब लड़की की ये तो आंतरिक भावना हो, जिसके साथ शादी होने वाली उसका चेहरा नहीं देखकर तो फिर मजा ही नहीं है बात में। ऐसे समझ में, भले एक माँ बाप के सामने तो नहीं कहती रहेगी, मैं नहीं देखती। उसके बाद अब उन्होंने कहा जूहिली को, पहुँच चले सेंटर पर, जूहिली को कहा उसने, पहुँच चले सेंटर पर। उसने कहा मुझे जेवरात चाहिए, आभूषण चाहिए। उसने कहा एक संदेशा भिजवाओ सोनभद्र जी के यहाँ, और मुझे ना उनसे मिलना, शादी से पहले ही मिलना, अलग टाइप से देखना, उनका चेहरा देखना किस टाइप से, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जिस सूरवीर के साथ मेरी शादी होने वाली है वे किस टाइप की। आया समझ में? अब एक व्यक्ति को देखा नहीं, धीरे धीरे ऐसे एक कोई व्यक्ति ने एक विशेष काम कर दिया। अब रेवा को धीरे धीरे बहुत प्रेम होने लगा था उससे। ऐसा आया समझ में? ऐसा मैं नहीं कह रहा, लोक कथाएं किंवदंतियां सुन लो। उसके बाद क्या हुआ, रेवा बड़ा प्रेम करने लगी उससे। रेवा की उम्र बहुत कम थी, आया समझ में? उस टाइम में 15-16 साल की उम्र में शादी हो जाए, 14-15 साल आसपास साल हो चुका था प्रेम। अब उसने कहा कि अब ना आप मेरे पिता मेखल को नहीं बताओगी, और आप ना मेरी मुलाकात, मेरी भेंट करवाओगी। किससे करवाओगी भेंट? सोनभद्र से करवाओगी। आप उनके राज्य में जाओगी, ठीक। उसने कहा रानी साहिबा हमको ना कपड़े चाहिए, और आप कोई सुंदर सा जोड़ा दे दो, तभी हम वहाँ पे जा पाएंगे। उसने दे दिया अपना जोड़ा उठाकर। समझ ये बात है? 4 धड़ी मेकअप करके जूहिली भी चली। ये रियलिटी बात है यार, जूहिली भी चली। ये सारी नदियाँ तो इधर बह रही, या नदी इधर बहती, ये जूहिली भी चली। और जूहिली पहुंची उनके राज्य में, सोनभद्र के राज्य में। और सोनभद्र ने ना जूहिली को ही नर्मदा या रेवा समझ लिया। और वहाँ क्या था, जो रेवा जो आती ना जूहिली, उसका मन पिघल गया। उसने बताया नहीं मेरे रेवा नहीं, क्योंकि जो सोनभद्र थे ना, वे भी ठीक ठाक तरीके से बहुत सुंदर थे, हट्टे कट्टे इंसान थे, बल भुजाओं वाले थे। अब जो थी जूहिली, उसका मन फिसल गया। आया समझ में? अब जो रेवा थी वह इंतजार करी थी, लौट का आ गई, और मन फिसल गया। उसने अपने आप को ही, जूहिली ने अपने आप को ही ना रेवा बताया, और उनके साथ ना रहना स्टार्ट कर दिया, और उनके ही राज्य में रहना स्टार्ट कर दिया।
कुछ दिन बीतते गए 2 महीने 4 महीने, रेवा बहुत इंतजार करती थी कि उसे सोनभद्र का चेहरा दिखाई दे, उसके साथ शादी होने वाली। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। और कहते हैं एक दिन ना रात के भेष में अपने जो दूत थे बाहर, उनसे एक उसका भिखारन का रूप धारण करके सोनभद्र के लिए उसके राज्य में पहुंची। रेवा जिसे हम नर्मदा कहते हैं, जब उसके राज्य में पहुंची तो जुहाली ना सोनभद्र के साथ सोती पाई गई। और सोचो रेवा तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी, जोर पड़ा होगा, क्योंकि जुहाली जो रेवा के साथ तो धोखा हुआ था। जब धोखा हुआ था ना, उस दिन से उसने कसम खाई वह जिंदगी में कभी ना पूरी जिंदगी कंवारी रहेगी और कभी किसी से शादी नहीं करनी। और समझ में आया बात? या और वह कभी भी ना उस दिशा में दौड़ रही जिस दिशा में सब दौड़ रहे थे, उसने कसम खाई वह उस पैर उल्टे लौट जाएगी। इसलिए नर्मदा आज इधर बह रही, सारी नदियां इधर बह रही। समझ गए? नर्मदा इधर बह रही, आया समझ में? नर्मदा इधर बह रही, सारी नदियां दुनिया की इधर बह रही। इन नर्मदा की कहानी, यह एक कहानी। और उसने पूरी जीवन भर ना कंवारी रहने का फैसला किया। यह एक कहानी। दूसरी कहानी सुनो नर्मदा की, जो सुनी रहे सुनिए लोग। मजा आया पूरा आज? नहीं ये सरप्राइज ही नहीं है, सरप्राइज तो बोलो। दूसरी कहानी कहते हैं सोनभद्र ना, एक सोनभद्र थे, एक थी नर्मदा, जिसे हम रेवा के नाम से जानते थे। दूसरी कहानी है यहाँ के, तुम जो पुराने लोग बैठे रहे वे भी सुना देंगे नई कहानी कि नर्मदा इधर ही क्यों बह रही उल्टे पैरों। सोनभद्र और नर्मदा बचपन में साथ साथ खेला करते थे और साथ साथ अमरकंटक की पहाड़ियों पर उनका एक गांव था। एक ही गांव के थे, दोनों बड़े हुए, धीरे धीरे उन्हें प्रेम हो गया। समझ में यही बात है? अब जो सोनभद्र था, तुम्हें पता पुरुष जातो क्या भरोसा करना। अब रेवन अपना सब कुछ छोड़ने के बावजूद है ना, सोनभद्र तो दिल लगा कर प्रेम करा था। अपना सब कुछ छोड़ने के बावजूद, घर परिवार प्रेम समाज रिश्तेदार सब छोड़ दिया था सर। वह सोनभद्र तो जी जान तोड़ कर प्रेम करती थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कहानियाँ गूगल पर पढ़ सकते हो। समझ में आई बात है? धीरे धीरे क्या हुआ, उसी राज्य में ना, रेवा बहुत सुंदर थी, मैं पहले कह रहा हूँ, समझ बात है। लेकिन ये हो मर्द प्रजाति हो, फिर चलते हुए टाइम नहीं लगता है ना। उस राज्य में ही क्या हुआ, उस राज्य में ही एक दूसरी लड़की की एंट्री हुई। ऐसा उसी का नाम जुहाली था। समझ में आई बात है? अब क्या हुआ, इन दोनों के प्रेम के बीच में ना धीरे धीरे तो तीनों एक साथ खेलना स्टार्ट कर दिया। और जब खेलना स्टार्ट कर दिया, सोनभद्र का मन फिसल गया। आए समझ में? और धीरे धीरे उस वो अट्रैक्ट होता चलेगा, पता किसकी तरफ? जुहाली की तरफ। आए समझ में? और लेकिन जो बात है ना, क्या कहते हैं, रेवा ने उसको बहुत समझाया, लेकिन वो मानना नहीं सोनभद्र। बाद में बता क्या हुआ, नर्मदा ने कसम खाई और पूरी जिंदगी में कभी शादी नहीं करने की। रियलिटी बात है, आए समझ में? कुंवारी रहना पसंद करेगी और वह ना अरब सागर की खाड़ी की तरफ लौट गई। ऐसे उल्टे पैर वापस लौट गई जिस रास्ते से आई थी। अपनी मौसी के यहाँ चली गई। उसकी मौसी का घर यहाँ भरूच में पड़ा था। अब मैं क्या करूँ उसमें, क्या जैसे लोग बताए ऐसे समझ में, तब से यार नदी यहीं बह रही है। समझ में? कथाएं लौकिक कथाएं हैं, पारलोक जगत की पार की कथाएं हैं। समझ में आया? इनकी सबकी भी कहानियां नहीं बताऊंगा, मजा आ रहा है स्टोरी में ऐसा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, सही करा नर्मदा ने, गलत करा? हाँ, नर्मदा बेवकूफ थी। नहीं लड़की की जो वो थी, मतलब गलती से अपने आप को क्यों दी इसने, तो सही तो नाम आज ए चुप हो जाओ। उस टाइम पर वैश्वीकरण का दौर नहीं आता, ठीक है? वर्ष 1991 की आर्थिक नीति आई थी इस टाइम पर। उस टाइम पर लोग बहुत सच्चे हुआ करते थे। आया समझ में? अब जमाना बदल चुका, समझ में आई बात है। लेकिन सोनभद्र ने तो गलत करा ना, सोनभद्र ने गलत करा। और यही कारण है कि जो सोनभद्र थे ना, आए तड़प का बनेगा। सही बात है गलत बात है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, कथाएं कह रही, कथाएं कहती, चलो छोड़ दो।
तब से नर्मदा इधर ही बह रही है। ठीक, ये तुम किसी पूर्वज से बैठ कर वहाँ एमपी में किसी कोई भी सुना देगा तुम्हें, नर्मदा कुंड पर जाओगे ना, वहाँ बैठ के यही कहानी सुनाओ। हाँ, जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं यही कहानी सुनाओ कि नर्मदा की क्या खास बात है। चुप हो जाओ, इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत? क्या हुआ? मध्य प्रदेश बात न करो, सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, सबकी सुनूंगा बराबर में। ठीक, अच्छा सुनाने लगे ना सबकी यार रो पड़ेगी। सबसे खतरनाक कावेरी की कहानी, कावेरी की कहानी सबसे खतरनाक, मैं सुन रही जाना पूछ कर तुम। ठीक है, उसके साथ बड़ा धोखा हुआ कावेरी की, सच में कावेरी की आए समझ। और सबसे बदमाश है ना इनमें या मांडवी और जुआरी वो जुहाली थी, जुहाली। समझ में आया बात है? जो भी थी सही थी। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, चले अब हेडिंग बनाओ। हेडिंग ये बनेगी नर्मदा नदी, और क्या क्या लिखे जाएगा इसके अंदर। रुक जाओ अभी, मतलब कुछ नहीं बनाओ हेडिंग, बस समझ लो पहले। जहाँ मैं हेडिंग बनाऊंगा वहाँ बनानी हेडिंग, पहले समझ लो, पहले याद करवा दो। अब ये मामा जी कहानी पूरी लिखेगी बैठ कर या नहीं लिखनी नोट्स के अंदर कहानी? सुन लो, नर्मदा के बारे में समझ लो। पहले बताओ नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से, अनूपपुर जिले से, और नर्मदा कुंड से। याद रहा ये बात है, नर्मदा कुंड से, अनूपपुर जिले से, मध्य प्रदेश के अंदर से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, अमरकंटक चोटी से विंध्याचल पर्वत श्रेणी पड़ती है। ठीक, याद रहा ये बात। यार ये सतपुड़ा पर्वत नहीं है तो विंध्याचल रेंज आई भाग हो, इन्हें समझ लो। ठीक ये विंध्याचल रेंज के अलावा पूरा रेंज बहुत बड़ी हो, समझ आई बात है। अब विंध्याचल पहाड़ियाँ क्या हो तो फिर ऊपर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अमरकंटक चोटी से निकलती है, अमरकंटक चोटी से निकलते हुए ये ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, और यहाँ ना ये खंबाती खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। और ये भरूच पड़ता है, भरूच से लगभग 30 किलोमीटर पहले ये पश्चिम की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देती है। और जैसे मुड़ना स्टार्ट कर देती है, ये समझ जाओ इसका आसपास का इलाका भी बहुत उपजाऊ क्षेत्र है नर्मदा का। और जो नर्मदा नदी ना है ये ना भ्रंश घाटी में, जिसे हम रिफ्ट वैली बोलते हैं इंग्लिश में, रिफ्ट वैली में बहना पसंद करती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश वैली में बैठती है। याद रखना बात। या लगभग 1312 किलोमीटर इसके आसपास इसकी लंबाई है। और मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र 3 राज्यों में बहती है नदी। और महाराष्ट्र एमपी में लगभग 1000 के प्लस, लगभग 1100 किलोमीटर के आसपास, 1100 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई इसके अंदर ही मौजूद है, इसके मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसे ना मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी कहते हैं। यह बात याद रखना, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है, यहाँ से सुन लेना। किसकी? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक, दूसरा इसे गुजरात का जीवनदायिनी रेखा कहते हैं। गुजरात की जीवनदायिनी रेखा है, गुजरात को जीवन देती है, ऐसे समझ। ठीक, एक बांध इस पर जो मनावा नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था, बांध बताओ कौन सा हो? सरदार सरोवर बांध। आज नर्मदा नदी के किनारे ना दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगेगी सरदार पटेल की, जिसकी लंबाई 120 मीटर ऊंची, 182 मीटर उसकी ऊंचाई है। समझ में आई बात? या कितनी? तो वह नर्मदा के किनारे लगी थी, ये नर्मदा ही है वह। समझ में आया बात? या और नर्मदा के किनारे ही ना सिविल सर्विस वालों का सेंटर है, इसी ट्रेनिंग हो उनकी भी। यहाँ सिविल सर्विस वालों का बैठक जिसे बोल रहा IAS वाले चलो यहाँ देखो। उसके बाद ना ऊपर हमारा विंध्याचल रेंज और नीचे हमारे क्या है ये सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों के बिल्कुल बीच में बैठती है। ऐसा करने से पता क्या हो, हम यहाँ अगर बांध बनाना हो तो बहुत आसान तरीके से बन जाएगा बांध, बन नहीं जाएगा। अगर बांध बनाना हो तो आसान तरीके से बन नहीं जाएगा बांध। बांध बनाने में दोनों पहाड़ों की तुम जोड़ दोगे। इस बात को यहाँ से समझ सको आसान भाषा में, समझ सको नहीं समझ सकते। इस पर लगातार क्रम वाइज श्रेणी क्रम में बांध बनाएंगे, क्रम वाइज बांध बनाए गए। और इसके बांध बहुत फेमस है, किसी न किसी परीक्षा में पक्का पूछेगा ये बांध कहाँ बना हुआ। आया समझ में? मैकाल पर्वत श्रेणी ने अमरकंटक चोटी थे, मैकाल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक चोटी से निकलती है। अमरकंटक चोटी तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से ये नर्मदा ऐसे बहती है यहाँ से। समझ में आई बात है? नर्मदा ऐसे बहती है और देखो यहाँ आपस में मिला दिया गया, पहाड़ को मिलाना आसान होगा, पानी रोक लिया, फिर आगे और पहाड़ों को मिला दिया, यहाँ तक दीवार बना दी, पानी रोक लिया और ऐसे बांध बनाए जा और ऐसी बिजली बनाई जा। फिर समझ की बात है? सबसे पहले बनाया बरगी बांध,
जरूर पूछेगा बरगी बांध पता कहाँ पड़ता है? ये सारे के सारे जो बांध है ना ऊपर के, ये मध्य प्रदेश के बांध है, ऊपर के चारों जो बांध है, ये टोटल ये जो बांध दिखाई दे रहे तुम्हें, ये सब मध्य प्रदेश के बांध है। एक नीचे सरदार सरोवर बांध को छोड़ दे गुजरात का बांध है। याद रहेगी बात यार? आ जाओ चलो, सबसे पहले बरगी बांध दिखाई देगा तुम्हें, इंदिरा सागर बांध दिखाई देगा, ओमकेश्वर बांध दिखाई देगा, माहेश्वर बांध दिखाई देगा। एक भी बांध गलत होना चाहिए। बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकेश्वर बांध, माहेश्वर बांध, कितने बांध हो गए? 4। ये 4 के 4 बांध बनाएंगे। देखो नर्मदा नदी बनाएंगे 4 के 4 बांध, नाम याद हो जाएंगे इनके। बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकेश्वर बांध, माहेश्वर बांध। नर्मदा नदी पर बांध बनाना आसान होगा, पहाड़ को जोड़ देंगे तुरंत बांध बन जाने वाला। उसके बाद ना ये नर्मदा नदी यहाँ से 3 भागों में बट जाती है। इसकी एक शाखा ना राजस्थान में चली जाती है, और जो भागर नदी नहीं है, हम ना खुद पानी काटता है ऐसे वजह, पानी काट कर एक सीधी नहर राजस्थान में ले गए। पानी बहुत है ना इसके अंदर, पानी काट कर पता कहाँ ले गए? राजस्थान में ले गए। राजस्थान, ताकि वहाँ राजस्थान के जो अंदर जो सूखा पर बाढ़ पर जो सूखा ग्रस्त क्षेत्र और वहाँ जल प्रदान किया जा सके। और यहाँ ना बहुत बेहतरीन इलाका, बहुत अच्छा इलाका। क्यों? क्योंकि यहाँ ना इसके ऊपर जो नदियाँ ये नहरें बनाएंगे, इन्हें नदी कहेंगे, इन्हें नहरें कहेंगे, क्योंकि हमने खुदाई कर खुद बनाई है। ये तो जा रही, एक तो राजस्थान के अंदर जा रही, एक ये कच्छ के अंदर जा रही, कच्छ एक जा रही पता कहाँ से? एक जा रही सौराष्ट्र के अंदर, सौराष्ट्र पड़ता पता कहाँ से? गुजरात के अंदर। और इनकी सबकी ये ऐसी है, ये नहरें ऐसी है, इनके ऊपर पानी का वाष्पीकरण ना हो, पानी आसमान का ऊपर ना उड़े, सौर पैनल लगा दिए गए और उससे बिजली बढ़नी। कितना बेहतरीन सिस्टम है। सौर पैनल लगा रखे तीनों नहरों के ऊपर, कितनी बेहतरीन व्यवस्था। समझ में ये बात है? सौर पैनल ढक दिया, उससे बिजली की बिजली बननी, जो पानी था उसका वाष्पीकरण भी नहीं होने का, पानी बर्बाद भी नहीं होने का। क्योंकि पानी नहरें, नदी थोड़ा ये नहर हमने पानी ताकि यहाँ का पानी काटा और यहाँ लेके चले गए इधर साइड में, ठीक। और यही एक बांध बनाएगा सबसे, जो बांध बनाएगा सरदार सरोवर बांध, इस पर लेकर बहुत विवाद हुआ। मेघा पाटेकर, एक तो मेघा पाटेकर थी, एक तो मीर खान, आज बहुत सारे नेता जुड़ गए थे इसमें आकर आपस में जाकर। मेघा पाटेकर के नेतृत्व में आंदोलन चला गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसमें कहा गया था इसकी ऊंचाई कम करो, ज़्यादा ऊंचाई कर दी तुमने इसकी, अगर जिस दिन भी टूट गया सारे नहीं बह जाएंगे, पूरे गुजरात में ऐसी तैसी नहीं हो जाएगी। इसलिए इस बात को लेकर आंदोलन चला जा रहा था, सरदार सरोवर बांध की जो ऊंचाई है ना कम करनी चाहिए, ऐसा वजह। इन्होंने बहुत योगदान दिया, लेकिन क्या करें, समझ में आई बात। या फिर 3 नहर निकाल ली गई थी इधर। इन नर्मदा के बारे में इतनी कहानी है। किसकी कहानी है? नर्मदा की। यहाँ तो बता दो कोई प्रॉब्लम है क्या? बताओ नर्मदा कहाँ से निकलती है, मुझे नहीं बताता। अमरकंटक चोटी कहाँ पड़ती है? अच्छा, अनूपपुर जिला। कौन सा कुंड? नर्मदा कुंड। कितनी लंबाई है इसकी? और क्या बात फेमस है इसकी? भ्रंश घाटी में रहती है। और कहाँ अपना जल कहाँ गिराती है? भरूच के पास। भरूच कहाँ पड़ा? भरूच कहाँ पड़ा? गुजरात। ये गुजरात है सब, महाराष्ट्र नहीं है। खंबात की खाड़ी या खाड़ी ना, ये दिख रही, इसे बोलते खंबात की खाड़ी, ठीक। गल्फ ऑफ खंबात। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? किसके बारे में पढ़ लिया हमने? नर्मदा के बारे में। अच्छा, नर्मदा नदी पर ना कुछ जगह ऐसी जैसे बदरपुर हुआ, ऐसे बड़ सागर हुआ, कुछ जगह ऐसी रास्ते में जहाँ रोक कर ना, जबलपुर के, मध्य प्रदेश का जबलपुर पड़ा, जबलपुर के पास ही ना कुछ दूरी पर रोक लिया गया। जैसे 9-9 मीटर के झरने दिखाई देंगे तुम। देखो ये 3 मीटर का भी नहीं है, 9-9 मीटर, बड़े सुंदर सुंदर झरने, 8-9 मीटर ऊंचे झरने दिखाई देंगे तुम। समझ में आया बात? या और रोक लेके जैसे धुआंधार जलप्रपात, कपिल धारा जलप्रपात, जबलपुर में मध्य प्रदेश के पास तुम्हें झरने दिखाई देंगे। जबलपुर मध्य प्रदेश के पास, जबलपुर शहर बड़ा है यहाँ का, मध्य प्रदेश का इंडस्ट्रियल एरिया पूरा का पूरा। जिस तरह हमारे यहाँ ना ये शेड्यूल है, इसी तरह यहाँ मध्य प्रदेश में जबलपुर पड़ता है। समझ में आई बात? या तो यहाँ ना तुम्हें सुंदर सुंदर झरने दिखाई देंगे, धुआंधार जलप्रपात, कपिल धार जलप्रपात, इस तरह के जलप्रपात दिखाई देंगे, झरने दिखाई देंगे। ये भी इसी नर्मदा नदी पर बने हुए झरने हैं। तो जलप्रपात का नाम पूछा जा सके कि कौन सा जलप्रपात कौन सी नदी बना हुआ, क्योंकि यूपीएससी हर साल इसका पैटर्न चला हुआ, 1-2 क्वेश्चन हर साल निकाल रहा हो। पिछले 3-4 साल तक कर रहा हो। नदी का नाम जरूर देगा इधर, और इधर क्या तो बांध देगा, अगर बांध नहीं देगा तो झील देगा, और झील नहीं देगा जलप्रपात देगा। अगर तुम पिछले साल के प्रश्न देखते हो उससे नुको मैचिंग कर इसकी, आजकल उसका ये पैटर्न बना हुआ। समझ में आई बात? या तो तुम्हें पता होगा ना, धुआंधार जलप्रपात, कपिल धार जलप्रपात, वो नर्मदा नदी पर, तो तुम आराम तो ऑप्शन काट दोगे। इसलिए मैंने जान पूछ कर तुम्हें बांध भी बताए। ये बरगी बांध, ये इंदिरा सागर बांध, ओमकेश्वर बांध, माहेश्वर बांध, ये सरदार सरोवर बांध। तो वहां की समझे? कोई दिक्कत यहां तक? बांध याद होगी? चलो याद करो, बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, और ओमकेश्वर बांध, माहेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। याद रहेगा सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर?
ऊपर के जो 4 बांध दिखाई दे रहे हैं ना तुम्हें, ये एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हैं। समझ में आया बात? या ये मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई देंगे तुम्हें, ऊपर के जो 4 बांध दिखाई दे रहे तुम्हें। समझ में आया बात? या उसके बाद ये नर्मदा नदी के बारे में इतने फैक्ट बहुत है, इससे ज़्यादा याद भी नहीं करना नर्मदा नदी के बारे में, इससे ज़्यादा है ही नहीं। समझ में आया बात? या इससे ज़्यादा कहीं है ही नहीं। आज तो जो सवाल पूछा गया इनसे पूछा हुआ, ठीक। खासकर ये बांध इंपॉर्टेंट है, पक्की बात है, बार बार जब भी याद करने का नंबर आओ ना तो ये बांध पक्का याद करो। कौन से राज्य में, ये भी याद करना। दूसरा, कौन सी नदी पे बसा हुआ, ये भी याद करना। और यहाँ तो जो 3 नहर निकाल ली गई ना, इसके बारे में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी तुम्हें बता दिया, ठीक, कि यहाँ तो 3 नहर भी निकाल ली गई। एक राजस्थान में लेके चले गए हम, एक गुजरात के उस कच्छ में लेके चले गए, और एक यहाँ से चले गए सौराष्ट्र में लेके चले गए जान पूछ कर, ताकि वहाँ सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है ना, वहाँ पानी पर जल प्रदान करा जा सके। समझ, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक योजना भी चल रही है ना, समझ नहीं बात है, नदी जोड़ो परियोजना। समझ नहीं बात है, 2005 से चला रखी है हमने, 2005 के आसपास थी जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, इन्होंने ज़्यादा जोर दिया इस पर, नदी जोड़ो परियोजना पर। समझ में आया बात है? इसके बाद यही पढ़ाने वाला हो रहा है मैं, नदी जोड़ो परियोजना। नदी को जोड़कर क्या करना, नदी तो हमने पढ़ ली, अब नदी को जोड़कर फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा, तो मैं इसे कैसे छोड़ दूंगा? ये तो मेरा मेंस का टॉपिक कंप्लीट होगा। तो मैं पीटी का फैक्ट पढ़ा रहा हूँ, तुम पीटी का फैक्ट पढ़ा रहा हूँ मैं, तुमको बताऊंगा नदी को जोड़कर किस तरह हम पूरे इलाके में ना, पूरी दुनिया में, इस तरह यह भारत की बात नहीं है। ऑर्थर होम्स नाम था उनका, ऑर्थर्स एक ब्रिटिश यूरोपियन थे। इन्होंने सबसे 1860 के आसपास इनके दिमाग में संकल्पना आई कि हम गंगा को कावेरी से जोड़ दें। अगर गंगा को कावेरी से जोड़ दिया ना मैंने, ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करो गंगा को कावेरी जोड़ दिया, तो बीच में जितने भी सूखे इलाके आएंगे ना, सारे सब जल की समस्या दूर हो जाएगी। समझ में ये बात है? हलवेले हम जोड़ नहीं पाए आज तक, ठीक। तो छोटी छोटी नदियों को जोड़ दो। तो इनके दिमाग में आई थी पहले संकल्पना, लेकिन इस पर काम करना 161 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, जो 161 साल पहले सोचा था। समझ में आया बात? या उस संकल्पना को ये मोदी सरकार आई है 2021 में, इन्होंने पता क्या कहा कि हम एक अथॉरिटी बना रहे, या अथॉरिटी ऐसी होगी कि जो ना, या जो हम प्रोजेक्ट तो इन्होंने पहले से चला रखा है, 2004-5 के आसपास तो प्रोजेक्ट चला रखा है, नदी जोड़ो परियोजना चला रखी है। नदी को जोड़ेंगे, जहाँ सूखा इलाका ना उसे जोड़ कर, जैसे बेतवार के नदी दोनों का आपस में जोड़ देंगे, बीच में जो सूखा इलाका ना बुंदेलखंड का, वो भर जाएगा। अरे वो भर जाएगा तो वहाँ सूखे की समस्या समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सूखा भी तो भारत सरकार के लिए एक समस्या। तो इन्होंने कहा कि इस तरह ये प्रोग्राम तो हमने 15-16 साल तो चला रखा है प्रोग्राम ये, लेकिन प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा? कि जब एक राज्य का पानी दूसरे राज्य में रोक दो तो विवाद हो जाए दोनों राज्यों में, फिर सुप्रीम कोर्ट में धरे जाए। सरकार ने सोचा कुछ करना पड़ेगा, तो सरकार ने कहा हमें एक अथॉरिटी बना रहे। अथॉरिटी को हिंदी में प्राधिकरण कहते हैं। वो प्राधिकरण ने इस तरह काम करता, अगर कुछ 2 राज्यों के बीच में आंदोलन होगा ना, आज झगड़ा होगा, तो उस अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, उस प्राधिकरण के पास जाना पड़ेगा। आया समझ में? राष्ट्रीय नदी प्राधिकरण बनाया, एक अथॉरिटी बनाई है, उस अथॉरिटी के पास जाके हम सुप्रीम कोर्ट बन जाएंगे हम। अब उसके बारे में मैं कल पढ़ाऊंगा तुम। समझ में आया बात? है ठीक है? तुम आराम से मेंस का पर्सन जब चाहे जब लिख लोगे, ठीक। अपना लेवल बढ़ाना पड़ा, कुल मिला के दुनिया से अलग चलना पड़ा, भीड़ में तो बाहर निकलना पड़ा। समझ में आई बात? है रात को जागना पड़ा, जलना पड़ा दूसरों। तो पढ़ने वाला तो जो पढ़ रहे हो ऐसे नहीं जलना किसी से कि इतना क्यों पढ़ रहा है, इतना नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जलना पड़े दूसरों, जलना प्यार से, मेहनत से, जज्बातों। चलो ठीक है, समझ में आया बात? आगे चलो। बांध याद हो गए? बांध बरगी, इंदिरा सागर, ओमकेश्वर, माहेश्वर, सरदार सरोवर बांध, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये मेघा पाटेकर के नेतृत्व में चला गया था, मेघा पाटेकर। चलो अभी हमने केवल नर्मदा नदी पढ़ी। कौन सी नदी? उसके बाद है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी हेडिंग बनाओगे, उसके अंदर ना तुम ये लिखोगे ताप्ती नदी है, इसका उद्गम स्थल पता कहाँ से होगा? महादेव की पहाड़ियों से होगा, मध्य प्रदेश के अंदर बैतूल नामक स्थान से होगा। मध्य प्रदेश के अंदर बैतूल नामक स्थान से होगा, मध्य प्रदेश के अंदर महादेव की पहाड़ियों से होगा। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में पड़ती है। ताप्ती नदी निकलती है और उसके दक्षिणी भाग से निकलती है, और ऐसा ना यहाँ खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। समझ में आया बात? या और जो ताप्ती नदी ना 800 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, ज़्यादा लंबाई नहीं है इसकी, लगभग 800 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। मैंने बता दो, दक्षिण भारत की सबसे लंबी अरब सागर की तरफ जल गिराने वाली नदी नर्मदा नदी, वो तुम्हें मैप के अंदर भी दिखाई दे रहा होगा। समझ में आया बात? या अब जो ताप्ती नदी ने तुम बताया, जो ताप्ती नदी, इसके बारे में एक ही कहानी फेमस है। ताप्ती को हम तापी भी कहते हैं, तापी। अच्छा, तापी नाम का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा, तुम्हें पता? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तापी प्रोजेक्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, यहाँ को हम तापी प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं। सर्च करना इसके बारे में जाकर, समझ ये बात? या ताकि एनर्जी को सेव करा जा सके। तापी प्रोजेक्ट चल रहा है, पाइपलाइन बिछा रहे एक तापी नाम की, TAPI। सर्च करना तापी इसका भी नाम है, ये तापी नदी ने। अच्छा, इसका नाम तापी क्यों पड़ा? जो तापी ने इसलिए पड़ा क्योंकि ये सूर्य की जो पुत्री थी, छाया, पुत्री नहीं, पत्नी का नाम था छाया।
और उसकी पुत्री का नाम था क्या? तापी। उसके नाम पर पड़ा, उसका नाम ताप्ती। समझ में आई बात है? और थाईलैंड की जो नदी ना उसका नाम भी ताप्ती है, बिल्कुल इसी के समरूप रखा गया है। थाईलैंड के अंदर बहती है नदी और थाईलैंड के अंदर जाने वाला हम, सच में जाने वाला, रियलिटी में, मजाक नहीं कर रहा, सच में। चल दिए हम, अरे चल दिए। चलने के बाद हम पहुंचेंगे सबसे पहले इस नदी पर ना एक नगर पड़ेगा, उसका नाम है नेपानगर। नेपाल नहीं, नेपानगर। नेपानगर को हम अखबार नगरी के नाम से जानते हैं। अखबार उद्योग के लिए फेमस है, न्यूज़पेपर इंडस्ट्रियल एरिया है, न्यूज़पेपर सारे यहीं मिले। द हिंदू ईमेल लगाओ, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, ठीक है, IQIP यही छपाओ। उसके बाद यहाँ चलो, इस पर ना इस भाई एक बांध बनाया, सुंदर सा बांध, उसका नाम पता है क्या है? उकाई बांध, काकरा पार बांध। पूछे जाओ यार, ये बांध पूछे जाओ, जरूरी है, ताप्ती नदी बना हुआ बांध है। उसके बाद उसे पता ना इतने सारे बांध किसी के याद नहीं लगते, तो जान पूछ के पूछेगा ऐसे ऐसे बांध, ठीक। उसके बाद यहाँ देखो एक सूरत नगर शहर है, सूरत शहर गुजरात के अंदर पड़ता है और इस सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। वो ना ताप्ती नदी के किनारे, बच्चे से नर्मदा नदी के किनारे समझ रहे सूरत शहर को। समझ में आई बात? या हो सकता हो पूछ रहे तुम तो सूरत शहर मैचिंग करने में पूछ रहे कौन सी नदी के किनारे, फिर क्या करोगे? अब तो मैरिज होंगे, 10 दिन बाद भूल नहीं जाओगे ऐसा, समझ गए? तो मैंने सारे वहीं की मैपिंग कर दी, तो ताप्ती तक मैंने समझा दिया। ताप्ती के बाद अब आऊंगा मैं माही पर। किस पर? मैं चाह रहा हूँ एक बार तुम इस होच पोच की स्थिति उत्पन्न हल्का सा बना लो, हल्का सा। सुन लो, देखो अगली हेडिंग बताइए कौन सी होगी हमारी? माही नदी। नर्मदा के बारे में समझ लिया, ताप्ती के, अब माही नदी के बारे में। किसके? माही नदी। माही मैनू छोड़ी, कौन सी नदी है? माही नदी को कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अंदर ना मेहंद झील पड़ती है, मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों को, ये विंध्याचल की पर्वत श्रेणियाँ, यहाँ झील पड़ती है, उसका नाम है मेहंद झील। यहाँ मेहंद झील पड़ती है, पूछ सकता, मेहंद झील के पास से निकलती है इस, और ऊपर की तरफ चलती है, यह जा रही है हमारी कर्क रेखा, ठीक, ऊपर की तरफ चलती है और फिर नीचे चली जाती है साइड में। समझ की बात? इधर जाकर अपना जल गिरा देती है, ऊपर चलती है वो आई, इधर साइड में आई और ऐसा ऐसा चल के अपना जल गिरा देती है। और या ना एक बार काट दिया कर्क रेखा को, फिर दोबारा फिर काट दिया, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। समझ में आई बात? यहाँ ना मैंने तुम बताया था, यहाँ साइड में देखो, यहाँ ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और यहाँ पता क्या है? ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यह अरावली पर्वत, इसके बीच में एक थ्रस्ट पड़ा, उसे कहते हैं GBT, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। एकमात्र ऐसी नदी जो ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट तो को बहती है। ये भी सवाल पूछा जा सकता, कौन सी नदी ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट तो को बहती है? ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट आया समझ। देखिए इसके साइड में दिख रही तुम, साइड में साबरमती नदी दिखाई दे रही है, साबरमती भी समझ बना जल गिरा, साबरमती। समझ में आया बात? या इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? उसके बाद खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। उसके बाद GBT, यही इसकी विशेषता। इसमें भीलों की गंगा, क्योंकि यहाँ बहुत जन जा रहा है, जब मैं तुम बताता ना ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट के बारे में पढ़ाया था मैंने, तुम समझ में आई बात? है विंध्याचल अरावली पर्वत की श्रेणी के बीच ऐसा पढ़ाया था मैं, तुम बताता भील जनजाति रहा, यहाँ भील जनजाति रहा करती थी। यहाँ इसम आदिवासियों की गंगा, या आदिवासियों की गंगा या भीलों की गंगा भी कहते हैं इस माही नदी को। दोबारा फिर समझो इसके बारे में। इसके ऊपर एक बांध बना हुआ जिसमें माही बजाज सागर बांध कहते हैं, माही बजाज सागर बांध, ये जमुना लाल सागर। चलो समझ में आया बात? है इसे जमुना लाल को ना महात्मा गांधी का 5वां पुत्र क्या थे, क्या जा रहा है, तो 4 ही पुत्र थे उसके। समझ में ये बात? है महात्मा गांधी का 5वां पुत्र क्या जमुना लाल को, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। माही बजाज सागर बांध है ना, यो ना माही नदी बना हुआ, मैस माही बजाज सागर बांध, जमुना लाल सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, जो दे रखा है। दोबारा फिर समझ लो, मेहंद झील से निकलती है, मेहंद झील कहाँ से निकलती है? मेहंद झील से। कौन सी नदी है? अच्छा, कर्क रेखा कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। इस पर कौन सा बांध बनाया? माही बजाज सागर बांध, ये जमुना लाल सागर बांध। आया समझ में? यहाँ ये कौन सी थ्रस्ट तो बैठती है? ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। कौन सी खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी। इतना सही मैप बनाना उस चीज में, इसमें सब चीजें, और कुछ नहीं लिखना इसके बारे में। ये तो होगा ना माही नदी। अगली हेडिंग हमारी लूनी नदी। पहले समझो लूनी नदी देखो कहाँ से निकलती है। अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के पास नागा पहाड़ी पड़ती है, नागा पहाड़ी पड़ती है अजमेर जिले में, राजस्थान का जिला अजमेर।
वहाँ से नदी निकलती है उसके बाद बाड़मेर में चलती है, उसके बाद ही इससे पहले तो पहले कहला गया खारे पानी की, उसके बाद इसका पानी मीठा भी हो जा। समझ की बात है। तो मीठे पानी बाड़मेर जिले में मीठे पानी की नदी कहलाती है, मीठे पानी की। लेकिन तो या खाने पानी की नदी, इसे लवणवती नदी कहते हैं, लवणवती। इसका पानी नमकीन टाइप का ऐसा वजह। इसके बाद चलती है और ये जो कच्छ है ना, कच्छ के रण में लीन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, दिखती नहीं है कच्छ के रण में। कुछ कच्छ है नहीं, जो गुजरात के जिले का नाम है कच्छ, पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला भी है, यह भी बात तुम्हें याद रखनी। उसके बाद इधर साइड में पाकिस्तान आ जा। समझ में आया बात? यही इसकी विशेषता है, इतनी ही बात लिखनी। समझने की बात है। अपना मैप थोड़ा जो तुमने बनाया है ये लिख लेना, नागा पहाड़ी अजमेर, उसके बाद आगे चले गया 2 जिलों में, राजस्थान में और गुजरात में जाएगी बस, या और कोई जिले में नहीं फैली हुई है। ठीक है, 2-3 लाइन लिख लो, उसके बारे में लिखना चाहते हो लिख लो। नंबर 5 हेडिंग बनाओ, लूनी नदी बना रही, इसमें लिखो उद्गम स्थल। हेडिंग बनाओ उद्गम स्थल। उद्गम स्थल निकलती कहाँ था यार? आंसर लिखो अरावली की पहाड़ी, अजमेर जिले से नागा पहाड़ी के पास से, अजमेर जिले से नागा पहाड़ी के पास से। ठीक, लेकिन नीचे हेडिंग बनाओ विस्तार। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? राजस्थान तथा गुजरात, राजस्थान तथा गुजरात लिख दिया नाम इसका। कहाँ? राजस्थान तथा गुजरात। उसके बाद लिखो यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह कच्छ के रण में, कच्छ के रण में, क्षेत्र का नाम है रण, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगला पॉइंट लिखो बाड़मेर में, बाड़मेर के बालोतरा, बाड़मेर के बालोतरा जिले का नाम है राजस्थान के, बाड़मेर के बालोतरा स्थान का नाम है बालोतरा तक यह मीठे पानी की नदी है, तक यह मीठे पानी की नदी है, तक यह मीठे पानी की नदी है। उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है, उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। लिख दिया? उसके बाद इसका जल खारा हो जाता है। लिखो अगली हेडिंग बनाओ लूनी की सहायक नदियां, लूनी की सहायक नदियां। अच्छा एक लाइन और लिख दो पहले से, ऊपर जगह बची तो लिख दो, इसे लवणवती नदी भी कहते हैं, इसे लवणवती नदी भी कहते हैं। क्या लिखा? इसे लवणवती नदी भी कहते हैं। ये लूनी नदी के बारे में फैक्ट बहुत हेडिंग बनाओ नीचे, लूनी नदी की सहायक नदियाँ। एक लाइन में छूट गई, नर्मदा की सहायक नदी लिखवानी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं, छोड़ लिखो लूनी की सहायक नदियाँ। नंबर 1 लिखो लीलणी, ऐसा लीलणी। नंबर 2 लिखो सूकड़ी, सूकड़ी नदी का नाम है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। एक जवाई नदी का नाम है, जवाई नहीं है जवाई, उसके नाम है वांडी। हाँ नदी के नाम है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। एक का नाम है खारी, बस खेल खत्म। भिंडी कहाँ से वंडी हो, जब सुनवा जब दिखा देगा वंडी भिंडी। हाँ खारी। अब देखो पश्चिम की तरफ बहने वाली अन्य नदियां हैं, मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार नदी। 2 लाइन इनके बारे में भी है। ठीक, अगली हेडिंग बनाओ पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां। तो छोटी नदियां, छोटा इफेक्ट होगा इसके बारे में। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां। कॉफी पीने का मन कर रहा है मेरा, कॉफी कहाँ से मिलेगी? अच्छा
हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ। मांडवी नदी लिख लिया ना, अभी तुमने क्या हेडिंग बनाई बता पहले। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियां, उसमें नंबर 1 हेडिंग बनाओ मांडवी नदी। ये गोवा की नदियां दोनों, मांडवी और जुआरी। ठीक, मांडवी के ब्रैकेट में लिख दो गोवा, मांडवी। गोवा की और क्या चीज फेमस है? याद नहीं आ रहा। गोवा एक तो सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या के मामले में, पूरे भारत का सबसे छोटा राज्य है नहीं गोवा। अच्छा, मांडवी लिख दिया मानो, मांडवी। मांडवी जो नदी है ना, ये निकलती है गोवा से। कहाँ से निकलती है? गोवा की सबसे प्रमुख नदी, इसमें लिखो गोवा की सबसे प्रमुख नदी। मांडवी के सामने तीर का चिन्ह लगा, लिखो गोवा की सबसे प्रमुख नदी। गोवा इसी नदी किनारे बसा हुआ। लिख दिया, प्रमुख नदी। इस पर ना एक जलप्रपात पड़ता मांडवी नदी पर, उसे बोलते हैं दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात नु लिखो, इसी नदी पर दूध सागर जलप्रपात पड़ता है। ये लिखो, इसी नदी पर दूध सागर जलप्रपात पड़ता है। तीर का चिन्ह खींच के लिख दो कहीं को भी। इस मामले में तुम हाई खतरनाक हो तुम। कॉफी सागर नहीं, दूध सागर, चाय सागर। पढ़ लिया? दूध सागर जलप्रपात पड़ता है। कौन सी नदी है? कहाँ पड़ा? अगली हेडिंग बनाओ, जुआरी नदी। जुआरी, सट्टा नहीं, जुआरी। ये भी इसके ब्राइट में लिखो गोवा, ये भी गोवा में पड़ती है। इसके मुहाने पे ना एक बंदरगाह, इसकी मुहाने पे, उसका नाम है मुरमुगांव। मुरम, बहुत पुराना बंदरगाह है मुरमुगांव। लिख लेना यहाँ तक तुम्हें क्या लिखा भी? जुआरी नदी। इसमें लिखो जुआरी नदी के मुहाने पर मुरमुगांव बंदरगाह है। जुआरी नदी के मुहाने पर मुरमुगांव बंदरगाह है। और यहाँ ना राष्ट्रीय मार्ग जनसंख्या, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 111, नेशनल वाटरवे 111 यहाँ से इस पे हो। कौन सी नदी है? जुआरी नदी पे। देखो यहीं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 111 स्थित है। यहीं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 111 स्थित है। ये दोनों कौन सी नदी, कहाँ की नदी है? कर्नाटक की, गोवा की। हाँ गोवा की यार। नीचे आई शरावती, कर्नाटक की। हेडिंग बनाओ नीचे, शरावती नदी। शरारती नहीं है, शरावती, शरारती। ठीक, इस पर ना शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। इसकी विशेषता, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, उसका नाम बता दो क्या है? ऊंचाई कितनी? 253 मीटर। ठीक, लिखो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 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 सबसे बड़ा जलप्रपात यहीं पड़ता। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ब्राइट में 253 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात ब्राइट में 253 मीटर। नाम क्या है उसका? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात या लगाएगा गैरसोप्पा, पहले भी लिखा रखे मैंने, गैरसोप्पा, गैरसोप्पा जलप्रपात, गैरसोप्पा जलप्रपात। या कर महात्मा गांधी से बोल लो, महात्मा गांधी जलप्रपात, या राजा रानी जलप्रपात, राजा रानी जलप्रपात।
रानी जलप्रपात, ये लिखवा था ना पहले, राजा रानी जलप्रपात इसके नाम है। ठीक। अच्छा, कर्नाटक में एक और नदी है, उसका नाम है बाराही नदी। बाराही नदी, उस पर कुचिकल जलप्रपात है, इसे भी लिख लो। एक नीचे कर्नाटक की, तुमने भी क्या लिखा था, हेडिंग बनाई थी, सरवती नदी। सरवती नदी के राइट में कर्नाटक लिख दियो जरूर, लिख रहा था। अब एक और लिखो, हेडिंग बनाओ बाराही नदी, बाराही, बाराही, बैराही, भाराही नहीं लिख, बैराही, बराही, बराही नदी लिख दिया। तीर का चिन्ह खींच कर लिखो, सामने तीर का चिन्ह खींच कर उसके सामने लिख दो कुचिकल जलप्रपात, इतना सा लिख दो बस। तीर का चिन्ह खींच कर लिख दो कुचिकल जलप्रपात। अब वो कुचिकल लिखना, कुचिकल है कुचिकाले की मतलब हो, ठीक, कुचिकल जलप्रपात लिख दिया। अच्छा, कर्नाटक में एक और नदी है यहाँ तो, उसका नाम है कावेरी, उस पर शिव समुद्रम जलप्रपात, वो भी लिख दो, इसी याद रहेगा। कावेरी नदी, उसके सामने तीर का चिन्ह खींचे लिखो शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी, शिव समुद्रम जलप्रपात। ये टिक लगाने का वो बेटे याद रखना बात, या वहां रखाओगे नहीं तो। शिव समुद्रम शिवरामनी है, यहाँ कोई नहीं बचता। शिव समुद्रम जलप्रपात, हाँ थोड़ी देर में लगा ईश्वरी जलप्रपात। गोल्डी चिड़री पूरा, इनके माँ बाप का नाम नहीं। उसके बाद केरल के जलप्रपात, हेडिंग बनाओ, ये कौन सी नदी है, पेरियार नदी नहीं, पेरियार, पियार नहीं है, पेरियार। अगली हेडिंग बनाओ पेरियार, पेरियार नदी, सियार नहीं है, पेरियार, पेरियार नदी। अब बताओ पेरियार नदी कहाँ से निकलती है, पेरियार नदी क्या, पहले पेरियार के ब्रैकेट में लिखो केरल, लिख दिया पेरियार के ब्रैकेट में, क्या लिखा, पेरियार के ब्रैकेट में लिखना केरल, ठीक। इसे ना केरल की जीवन रेखा कहते हैं, जहाँ पेरियार नदी लिखा है ना, ऐसे तीर का चिन्ह खींच के लिख दो केरल की जीवन रेखा, इतना से काम चल जाएगा तुम्हारा। केरल की जीवन रेखा तो पता नहीं इस चीज की है, ठीक। एक और लिखो, फैक्ट नीचे खींच के ऐसा करके लिख दो केरल की सबसे लंबी नदी, एक और तीर का चिन्ह खींच के लिख दो केरल की सबसे लंबी नदी। एक और तीर का चिन्ह खींच के लिख दो, जहां गिरती है ना वहां बेमनाड झील, बेमनाड नु लिखो, यह बेमनाड झील में गिरती है, बेमनाड, बेमनाड, बेमनाड झील, यह बेमनाड झील में गिरती है। कौन सी झील में, बेमनाड झील। और इस पे एक बांध बनाया गया बेमनाड झील पे, दो, इस पे दो बांध बनाए गए इस पेरियार झील पे। एक का नाम मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार, बहुत ये बहुत चर्चा हुआ था पिछले साल, समझ में आई बात है कि विवादित बांध है, लड़ाई वजह से लेगा मुल्ला पेरियार, मुल्ला पेरियार। एक इदुक्की बांध, इदुक्की, इदुक्की, इदुक्की बांध लिखना, मुल्ला पेरियार तथा इदुक्की बांध इसी नदी पर है, मुल्ला पेरियार तथा इदुक्की बांध, इदुक्कुम इडुक्की भी हमें, इडुक्की। एक केरल की कुछ फेमस नदी और एक लिख लो भरत पूजा, पूजा पूजा नहीं है, पूजा तो होगा भैया, अब जा अपने घर, भरत पूजा, हाँ भरत पूजा भारत की सबसे बड़ी नदी है, हाँ भारत की नहीं केरल की। अच्छा, बड़ी और लंबी में फर्क हो पता, अब क्षेत्रफल में बड़ी हो, ठीक। भारत की, केरल की सबसे बड़ी नदी की सबसे लंबी नहीं है, सबसे बड़ी नदी, अपवाह क्षेत्र ज्यादा इसका, ठीक। पंबा नदी में है, पंबा, हाँ केरल में पंबा, पूछने का नहीं घबराओ, इतना बता दो समझ में ही नहीं आई। पंबा नदी और क्या है, सारी नदियां खत्म होगी,
चाहे पश्चिम की हो, पूर्व की हो, उत्तर की हो, दक्षिण की हो, भारत में इस तरह नदियाँ हैं नहीं। और इस तरह नदी कोई बैठ के याद करेगा ना, इसका मतलब यूपीएससी तैयारी करी ना हो, इस तरह नदी नहीं याद करनी। समझ में आई बात है।